वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि 3 जनवरी को जो बिहार कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम होने वाला है, तो आपके पास अब बिल्कुल समय कम है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें। फ्रेंड्स, आज मैं दिन भर आपके साथ बना रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। देखिए, मैं करंट अफेयर्स का स्पेशल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ और जीके जीएस का स्पेशल करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, सिलेबस में आपका जो बताया गया है करंट अफेयर्स और समसामयिक का, तो इन दोनों पे ही आपको फोकस करना है। करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और साथ साथ में जीके जीएस को पढ़ना। मैथ एक का दुक्का रहेगा फ्रेंड्स, और हिंदी से प्रश्न रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया है तो कोई पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो सिलेबस है उसी अनुसार से आप तैयारी करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, तभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। करंट अफेयर्स देखने के लिए स्पेशल चैनल बना दिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और साथ में एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिए हैं फ्रेंड्स, जिसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, उस पर स्टडी मटेरियल आपको समय से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं फर्स्ट रिवीजन में आपका ये दूसरा वीडियो फर्स्ट रिवीजन का। इसमें टोटल 50 जीके जीएस को देखेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको बिहार करंट अफेयर्स का वीडियो भी 1 घंटा के बाद प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। आज का पहला सवाल क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है? सवाल नंबर पहला का राइट आंसर क्या होगा, गेस करते हुए चलिएगा। तो अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात, तो अनुच्छेद कितना 360 हो जाएगा। सवाल नंबर 2 को देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए अधिवर्षिता की अधिकतम आयु क्या है? ठीक है, यानी रिटायरमेंट की जो अधिकतम आयु कितनी इसकी तय की है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में पूछा जा रहा है। 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर जो उच्च न्यायालय का पूछा जाएगा तो 62 वर्ष हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कितना है, तो 65 वर्ष रखा गया है। चलिए सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक युग का एक पहलू नहीं था? उत्तर वैदिक युग का एक पहलू नहीं था। तो देखिए, बहु विवाह प्रथा था। दूसरा, साधारण गैर अनुष्ठानिक उपासना, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं था। वहां पर गैर अनुष्ठानिक उपासना नहीं होता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देख ले, राजनीतिक जीवन में राजाधिकार का महत्व था, आयरन लोहा की खोज हुआ था। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में क्या पूछा जा रहा था, एक पहलू नहीं था। तो 3 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए पहलू नहीं था, अनुष्ठानिक उपासना पहलू नहीं था। सवाल नंबर 4 को देखें, चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो बौद्ध संगीति चार हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन है, इसका कॉन्सेप्ट आप जरूर लिखें। मैं 100% कहता हूं कि इससे 1 या 2 प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा, तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। देखिए फ्रेंड्स, एक मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको 5 से 7 टॉपिक रहेगा, ठीक है, 5 से 7 टॉपिक, जिसमें से हर एक बार में पूछा जाता है। 7 टॉपिक को मैं ट्रिकली क्लियर करवा दूंगा। तो वो वीडियो भी आज मैं आपको दोपहर में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जैसे कि बौद्ध संगीति हो गया, फिर आपका गर्म हवा हो गया, कौन सा हवा कहाँ चलता है, ठीक है। इस तरह से 6-7 टॉपिक का एक ही में मिला करके 5-5, 7-7 क्वेश्चन करके मैं प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। तो उससे क्या है कि 5 से 7 क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएगा। तो अभी फिलहाल देखें, यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चौथी परिषद यानी चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कनिष्क हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो कश्मीर के कुंडलबन में हुआ था, ठीक है, यानी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसी के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। देखिए, दूसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ, सॉरी, पहला कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। पहला बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा बौद्ध संगीति आपको कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। तो ठीक है, इसका लिए मैं सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। तो चौथी बौद्ध संगीति क्लियर हो गया। अगला सवाल को देखते हैं। सभी आर्थिक वस्तुएं अर्थशास्त्र में खाली स्थान मानी जाती है। महत्वपूर्ण सवाल है अर्थव्यवस्था का। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी आर्थिक वस्तुएं अर्थशास्त्र में क्या पूंजी माना जाता है? 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखें। अगला सवाल है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? जी हाँ, आवर्धक लेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, आवर्धक लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग किसको दूर करने के लिए किया जाता है? याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो यह उत्तल लेंस होता है। अच्छा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो अस्थायी का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष होगा, ठीक है। वर्तमान में भारत है जो क्या है, अस्थायी सदस्य ही है सॉरी, और अस्थायी सदस्य बनने के लिए मांग कर रहा है, ठीक फ्रेंड्स। तो जो अस्थायी सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। और एक में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो आपका है
अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सभी जानते होंगे, मेरे ख्याल से 5 है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि एक अवांछनीय पिच्छक परिक्षेपण पैटर्न है। तो देखिए, एक अवांछनीय पिच्छक परिक्षेपण पैटर्न लाफ्टिंग है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 9 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्गेनोफॉस्फेरस कीटनाशी है? अच्छा सवाल है, आर्गेनोफॉस्फेरस कीटनाशी निम्नलिखित में से कौन है? 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यानी मैलाथायन है जो आपको आर्गेनोफॉस्फेरस कीटनाशी है, मैलाथायन। अगला सवाल को देखिए, सवाल नंबर 10 है आपका। सवाल नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? तो तबला वादक फेमस जाकिर हुसैन के नाम सब सुनेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखिए, चलती हुई साइकिल को सरलता से संतुलित किया जा सकता है, यह किसके संरक्षण के नियम से स्पष्ट किया जा सकता है? 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोणीय संवेग से किया जा सकता है, ठीक है। चलती हुई साइकिल को सरलता से क्या संतुलित किया जा सकता है, या किसके संरक्षण के नियम से स्पष्ट किया जा सकता है? तो कोणीय संवेग के नियम से स्पष्ट किया जाता है। सवाल नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारूपी अर्धचालक है? सेमीकंडक्टर के बारे में तो जर्मेनियम सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अर्धचालक, ठीक है। प्रारूपी अर्धचालक जर्मेनियम है। अगला सवाल को देखिए, बहुत अच्छा है सवाल है, मोबाइल में प्रयुक्त की जाने वाली बैटरियां होती है, कौन सी बैटरी होती है? द्वितीयक बैटरी होती है, इलेक्ट्रॉन बैटरी होती है, प्राथमिक बैटरी होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो देखिए, जो मोबाइल में हम लोग बैटरी जो प्रयोग करते हैं वो द्वितीयक बैटरी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो मोबाइल का बैटरी होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या चीज भरा हुआ रहता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। तो उसमें लिथियम भरा होता है। क्या भरा होता है उसमें? तो आपका लिथियम भरा होता है। मोबाइल का जो बैटरी होता है उसमें क्या भरा होता है? लिथियम भरा होता है, ये भी याद रखिएगा। तो मोबाइल में प्रयुक्त की जाने वाली बैटरियां कैसी होती है? द्वितीयक बैटरी होती है। सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 आपका है कि किसी समस्या को हल करने की क्रमिक प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए प्रायः प्रयुक्त पद है। कोई भी समस्या है उसको हल करने को क्रमिक प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए एक कौन सा पद है? प्रयुक्त पद है। तो सवाल नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एल्गोथ्योरम कहा जाता है। देखिए, एल्गोथ्योरम का नाम आप लोग बहुत बार सुने होंगे, तो इसका समझ लिए क्या अर्थ होता है कि किसी भी समस्या है उसको हल किया जाता है, और भी कैसा? तो कर्मिक प्रक्रिया के द्वारा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोथ्योरम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि MS एक्सेल, ठीक है, MS एक्सेल में खाली स्थान, पंक्तियां और स्तंभों का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्याओं को धारण करता है, खाली जगह पर क्या भराएगा? खाली स्थान पे 15 का भरा जाएगा आपका MS एक्सेल वर्कशीट। MS एक्सेल में वर्कशीट पंक्तियां और स्तंभों का संग्रह है, ठीक है। वर्कशीट है जो पंक्तियां और स्तंभों का संग्रह। अच्छा सवाल है, याद कर ले फ्रेंड्स। MS एक्सेल में वर्कशीट पंक्तियां और स्तंभों का संग्रह है जो मूल पाठ तथा संख्याओं को धारण करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। सवाल नंबर 16 को देखिए। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से विषम मद पहचानिए। तो विषम इसमें से कौन हो सकता है? आप गेस कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, तो इसमें थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, इसको मैं समझा करके बताता हूं। देखिए, सेलवाज है, प्रेरीज है, पैम्पासे सभी क्या है? घास का मैदान है। जबकि सुंदरबन पश्चिम बंगाल में जहां पर मैग्रोव वन पाया जाता है डेल्टा से है। तो आप इसमें भिन्न आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में डिटेल। पंपास घास का मैदान है जो कहाँ होता है? अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। प्रेरीज है जो आपका कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को आपको क्या कहा जाता है? प्रेरीज कहा जाता है। उसके बाद आपका बच गया क्या बच गया फ्रेंड्स? सेलवाज, ठीक है। तो जो आपका सेलवाज है जो आपको अमेजन घाटी के घास के मैदान को सेलवाज कहा जाता है। तो सबको याद रखें, अमेजन घाटी के घास के मैदान को सेलवाज कहते हैं, उत्तरी अमेरिका घास के मैदान को प्रेरीज कहते हैं, और अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। तो ये सब भी याद रखिएगा। इससे इसका भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, जो अलग वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स, उसमें इसका जिक्र कर दूंगा, जो 5-7 टॉपिक रहेगा उसमें। तो निम्नलिखित में से विषम मद कौन हो जाएगा? आपका सुंदरबन हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल आपका है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? तो रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी कौन है? आपका गेस करें। कावेरी, ताप्ती, केन, सोन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का ताप्ती नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। 17 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। 14 कैरेट स्वर्ण की शुद्धता है, या रट ले फ्रेंड्स, कितना होता है? तो 58.4% होता है। 14
कैरेट स्वर्ण की शुद्धता कितना होता है? 58.4 होता है। ऐसे शुद्ध सोना जो कितने कैरेट का होता है? तो आपको 24 कैरेट का होता है। और जो आभूषण बनाया जाता है, जो ज्वेलरी बनाया जाता है, उसमें कितना होता है? तो उसमें 22 कैरेट होता है। याद रखिएगा, 2% उसमें तांबा मिलाया जाता है ताकि वो गहना अच्छा मजबूती रहे और टूटे नहीं। तो याद रखिएगा, जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है, और गहना में जो बनता है तो 22 कैरेट का बनता है। तो ये जरूर से ध्यान रखिए, इसे याद रखिएगा। देखिए, जो भी मैं आप लोग वीडियो ध्यान से सुनते चलिएगा, जो भी बोलता हूँ फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड बोलता हूँ, वो इंपॉर्टेंट रहता है, उसको भी आप याद करते चले। उससे क्या आप, मुझे पता है बहुत सारा जवाब आपको पता है, लेकिन क्या इससे रिवीजन होता है तो इससे आपको फायदा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि 24 कैरेट स्वर्ण की शुद्धता होती है कितना? तो 58.4% होता है। अगला संबंध अगला प्रश्न आपका है कि आयनी और सहसंयोजी दोनों आबंधों वाले यौगिक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आयनी भी है और सहसंयोजी वाले है, यानी कि दोनों आबंध वाले यौगिक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड का रासायनिक क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है KCN होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पोटेशियम साइनाइड। ये भी पूछा जा सकता है कि KCN का मत से क्या समझते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम साइनाइड कहते हैं। तो पोटेशियम साइनाइड एक क्या है? एक यौगिक है जिसमें क्या होता है? आयनी और सहसंयोजी दोनों आबंध होता है। पोटेशियम साइनाइड KCN। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 आपका निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोजिलिक अम्ल नहीं है? कार्बोजिलिक अम्ल के बारे में पूछा जा रहा है इसमें कि कौन है जो नहीं है। तो कौन है इसमें, गेस करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, पिक्रिक अम्ल है जो कार्बोजिलिक अम्ल नहीं है। बाकी टार्टेरिक, फॉर्मिक और सिट्रिक, ये सभी है जो अम्ल है। अब कहाँ कहाँ पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो अंगूर और इमली में पाया जाता है, याद रखिएगा। फॉर्मिक अम्ल आपका जो चींटी के काटता है फ्रेंड्स, चींटी के डंक में होता है। सिट्रिक अम्ल किस में होता है? खट्टे फल, नींबू, संतरा में पाया जाता है। पिक्रिक अम्ल है जो क्या है, इसके बारे में बताते हैं। तो पिक्रिक अम्ल एक क्या होता है? कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, और जो यह एक विस्फोटक के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है, और दवाई बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो पिक्रिक अम्ल है ये आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है, बाकी ये सभी है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 21 को देखते हैं कि जैविक जीवन समर्थन तंत्र किसके लिए विकसित किया गया है? अच्छा सवाल है। जैविक जीवन तंत्र समर्थन किसके लिए आपको विकसित किया गया है? जैविक जीवन समर्थन तंत्र। सवाल नंबर 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका अंतरिक्ष विमान के लिए विकसित किया गया है। जैविक जीवन समर्थन तंत्र अंतरिक्ष विमान के लिए विकसित किया गया है। किसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था? तो क्या था? जौनपुर को किया था फ्रेंड्स। फतेहाबाद का भी फिरोज शाह तुगलक किया था, फिरोजाबाद भी किया था। तुगलकाबाद का जो फिरोज शाह तुगलक निर्माण नहीं किया था फ्रेंड्स, क्योंकि तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। किसने? गयासुद्दीन। याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का निर्माण करवाया था। किसके लिए करवाया था? तो ये जो मंगोल का आक्रमण होता है उसी से बचने के लिए तुगलकाबाद किला का निर्माण किया था। अच्छा सवाल है, तो आप सब याद रखें। अगर पूछे आपसे जौनपुर का निर्माण किसने, तो हो गया फिरोज शाह तुगलक। फतेहाबाद का तो हो गया फिरोज शाह तुगलक। फिरोजाबाद का तो हो गया फिरोज शाह तुगलक। लेकिन तुगलकाबाद का निर्माण किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाए, क्योंकि तुगलकाबाद का निर्माण इसने नहीं करवाया था। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी? सिंपल सा सवाल है, कौन सा होगा, क्या होगा, गेस करें। शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर। चलिए फटाफट आप लोग गेस कर लिए होंगे, तो राइट आंसर बताता हूं मैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर ने अनुमति दिया था। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें। बंगाल में भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? चलिए फटाफट गेस करिए। थॉमस रीड, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो। तो अस्थायी बंदोबस्त के लिए कौन जाने जाते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और सिविल सेवा सर्विस के लिए भी कौन जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 को देखें। निम्नलिखित में से किस प्रदेश को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है? विश्व का अन्न भंडार कौन सा प्रदेश को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण घास स्थल मैदान को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। यहाँ पर गेहूं बहुत खेत उपजता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो निम्नलिखित में से किस प्रदेश के विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास मैदान को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। अगला सवाल 26 नंबर देखें। रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए कुल मांग को क्या कहते हैं? देखिए इकोनॉमिक्स का टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है।
रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए कुल मांग को कहते हैं। क्या कहते हैं? 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रभावी मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावी मांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित भूमि सुधार उपायों में किसको अब तक भारत में पूरी तरह कार्यान्वित कहा जा सकता है? अच्छा सवाल है। निम्नलिखित जो भूमि सुधार भारत में जो भी हुआ है अभी से आज़ादी के बाद से, तो उसी से कह रहा है कि भूमि सुधार उपायों में किसको अब तक भारत में पूरी तरह से कार्यान्वित कहा जा सकता है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मध्यस्थों का उन्मूलन। ठीक है, मध्यस्थों का जो उन्मूलन है इसका निवारण हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, फिर भी फ्रेंड्स आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं, व्यूज़ बहुत कम आते हैं फ्रेंड्स। इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आप कृपया आप लोग एक शेयर एक लाइक जरूर करें, कॉमेंट जरूर करें, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। ठीक है, तो 27 नंबर हम लोग देख लिए फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं कि किसी विशिष्ट वस्तु की संबंधित वस्तुओं की कीमत और मात्रा के बीच संबंध को कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है इकोनॉमिक्स का। सवाल नंबर 28 का कह रहा है किसी विशिष्ट वस्तु की संबंधित वस्तुओं की कीमत और मात्रा के बीच संबंध को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रति मांग कहते हैं, जिसे क्रॉस मांग भी कहा जाता है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रति मांग या क्रॉस मांग कहते हैं। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल आपका है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? टॉप मोस्ट वीवीआई जीके है ये। किसने लिखा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मार्क्स एंजल्स ने लिखा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक आपका है मार्क्स एंजल्स ने लिखा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किसने अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए आरक्षण की सलाह दी थी? ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंडल आयोग। ठीक है, मंडल आयोग है जो इससे संबंधित है। देखिए पूछा जा सकता है, उलट करके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो किससे है? तो यह पिछड़े वर्ग को आरक्षण के लिए यानी ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है मंडल आयोग। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोठारी आयोग किससे संबंधित है? देखिए शिक्षा से संबंधित है। ये भी पूछा जाता है कि कोठारी आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो ये शिक्षा में सुधार के लिए गठन किया गया था। अब मंडल आयोग हो गया आपका ओबीसी आरक्षण के लिए, तो ये भी जरूर याद रखिएगा, कोठारी आयोग। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल आपका है कि कार्बनिक अपशिष्ट को वायु की मौजूदगी में अपघटित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। अच्छा सवाल है। कार्बनिक अपशिष्ट को वायु की मौजूदगी में अपघटित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भस्मीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भस्मीकरण कहा जाता है। अगला सवाल को देखिए कि अपशिष्ट जल के जैविक उपचार की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? अपशिष्ट जल के जैविक उपचार की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवसादन टंकी। ठीक है, टंकी, अवसादन टंकी। अपशिष्ट जल के जैविक उपचार की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अवसादन टंकी है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि परिवेश वायु में मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का आकलन किया जा सकता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परमाणुीय अवशोषण स्पेक्ट्रम प्रकाश मिति के द्वारा। परिवेश में जो मौजूद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसका है जो आकलन किससे किया जा सकता है? तो परमाणुीय अवशोषण स्पेक्ट्रम प्रकाश समिति द्वारा। चलिए सवाल नंबर 34 अच्छा सवाल है कि लाइकेन सैक उदाहरण है किसका है? तो ये आपका अधिपादप का उदाहरण है। किसका है? अधिपादप का उदाहरण है। अधिपादप का उदाहरण है आपको। अधिपादप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एपीफाइट कहते हैं। तो इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, लाइकेन उदाहरण किसका? तो अधिपादप यानी एपीफाइट का उदाहरण है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। टीका वैक्सीन होता है वो क्या होता है? तो टीका क्या होता है? कृत्रिम आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, नेचुरल नहीं होता है। कृत्रिम सक्रिय उपर्जित प्रतिरक्षा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखें, सभी पढ़ को देखें कि टीका क्या है। तो इस तरह से दिया रहेगा, कृत्रिम सक्रिय उपर्जित प्रतिरक्षा, प्राकृतिक उपर्जित प्रतिरक्षा, सहज निष्क्रिय प्रतिरक्षा, कृत्रिम निष्क्रिय उपर्जित प्रतिरक्षा। तो नहीं, निष्क्रिय नहीं होगा, सक्रिय होगा। तो देखिए ऑप्शन भी अच्छा दिया हुआ है। तो टीका जो वैक्सीन होता है वो क्या होता है? कृत्रिम सक्रिय होता है। ठीक है, एक्टिव होता है। कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा होता है। ठीक है, कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। अगला सवाल को देखिए, 36 नंबर सवाल को, सार्क का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितना है फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा इसका। सार्क देशों की संख्या कितना है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी हमको बता दिया था, और कहाँ हुआ था। आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि सार्क में सार्क सदस्य देशों की संख्या कितना है ये बताना है, और इसका स्थापना कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय मैं आपको बता देता हूँ।
तो सार्क का स्थायी मुख्यालय आपको काठमांडू में है। फ्रेंड्स आपको बताना क्या है, तो सार्क में कितने देश हैं और इसकी स्थापना कब और कहाँ हुआ था, हमें कमेंट करके बताइएगा आप लोग जरूर। चलिए, तो 36 नंबर सवाल का राइट आंसर हो गया, सार्क का स्थायी मुख्यालय काठमांडू हो गया। चलिए, सवाल नंबर 37 को देखिए, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पेरी ने की थी। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो एमेंडसन ने किया था। दोनों को याद रखिए, उत्तरी रॉबर्ट पेरी, दक्षिणी ध्रुव का एमेंडसन। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? OPIC, OPIC, सॉरी, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? OPEC। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से लिख देगा, फुल फॉर्म भी पूछेगा फ्रेंड्स, तो फुल फॉर्म क्या हो गया? ओपेक का फुल फॉर्म पहले जान ले, तो ओपेक का हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, P फॉर पेट्रोलियम, ई से एक्सपोर्टिंग, ठीक है, C फॉर कंट्रीज। तो ओपेक के नाम आप लोग सुना होगा, तो ओपेक का आपका मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो दोनों याद रखिए, फुल फॉर्म भी है मुख्यालय। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियना में है। कहाँ है? वियना में। ओपेक का मुख्यालय जो आपका कहाँ है? तो वियना में है। चलिए, सवाल नंबर 39 को देखिए, भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है? बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब आप लोग बताएं, गेस करें पहले। किसके पास है? राज्य सरकार के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति के पास है, संसद के पास है? जी हाँ, तो आपका जो हो जाएगा राइट आंसर संसद के पास है। संसद है जो भारत में राज्य की सीमाएं को बदलने का अधिकार रखता है। संसद कहें तो क्या हो गया फ्रेंड्स? संसद संसद के कितने? 3 अंग, 1 2 3 अंग। कौन कौन? राष्ट्रपति पहला में, दूसरा में राज्यसभा और तीसरा में लोकसभा, ठीक है। तो इन्हीं को है जो आपको अधिकार प्राप्त है। आप सोच सकते हैं जैसे लोकसभा से पारित हो जाएगा और राज्यसभा से पारित हो जाएगा, और तीसरा अंग आपका कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देगा, तो क्या है? बिल पास हो जाएगा, सीमा बदल जाएगी। तो समझ सकते हैं, देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है? तो आपका संसद के पास है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट के 3 जो अंग बताए हैं कौन कौन, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, एक प्रश्न उससे पक्का पूछा जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 40 को देखें, भारतीय संविधान की अनुसूची 7, ठीक है फ्रेंड्स, अनुसूची 7 में क्या है? तो 7 का जो आपका 40 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में इसमें वर्णन किया गया, ठीक है। अनुसूची 7 में आपको क्या है? तो राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है कि किस अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता है? तो संविधान का अनुसूची कैमी 7 में मिलता है। चलिए, सवाल नंबर 41 को देखते हैं। सवाल नंबर 41 आपका है कि खाली स्थान दूरस्थ लॉग इन में मदद करता है, ठीक है, यानी क्या मदद करता है? 41 का जो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टेलनेट, ठीक है। क्या होता है? टेलनेट दूरस्थ लॉग इन में मदद करता है। क्या चीज? टेलनेट, ठीक है, टेलनेट दूरस्थ लॉगिन में मदद करता है। याद करते चले, जो नया टाइप का क्वेश्चन मिलता है उसको जरूर माइंड में फिट रखें फ्रेंड्स। नहीं हो सके तो वीडियो को पॉज कर करके एक बुक रखें। एक देखिए, आप लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं फ्रेंड्स, तो एक रफ बुक रखें, ठीक है। देखिए किस तरह से पढ़ाई की जाती है, एक रफ बुक रखिएगा, और जैसे हमको ये प्रश्न हमको लग रहा है कि नहीं जानते थे या तो नया लग रहा है, तो उसको क्या किया, फटाफट उसको नोट कर लिए। अगर उसी तरह से मेरे 10 वीडियो देखे तो 10 वीडियो में कम से कम तो 50 प्रश्न होगा फ्रेंड्स। अब 50 प्रश्नों का संग्रह जब एक जगह हो जाएगा, और उसको क्या करिएगा, प्रत्येक दिन फटाफट दिन में 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, यानी प्रत्येक दिन उसको देखते रहिएगा, तो जो आपका कंफ्यूजन रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में बिल्कुल आप सटीक मार के आइएगा, उसमें कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। इसी तरह से पढ़ा जाता है कि जो आपको नहीं आता उसको नोट कर ले, और नोट करके उसको 2-4 बार देखे। जब तक 4-5 बार नहीं देखिएगा, आपका परमानेंट मेमोरी में वो नहीं जाएगा, वो टेम्पोररी मेमोरी में रहेगा। आज पढ़िएगा, कल तक रहेगा, परसों तक रहेगा, लेकिन तरसों है जो आपका माइंड से निकल जाएगा। तो पढ़ने का यही मंत्र है, लिख करके पढ़े, जो नहीं आता उसको नोट कर ले, और उसका रिपीटेशन मंत्र है फ्रेंड्स, रिपीटेशन बार बार करते रहे। तो आप लोग एक नोट जरूर बना ले, अभी आपको बस 2-3 दिन समय है। जो प्रश्न नहीं आता है उस नोटबुक में लिखते जाए, और उसको दिन भर में 2 बार 4 बार देख ले। आपके कोई दोस्त है, उसके पास जाकर के वही प्रश्न को डिस्कस करें, उसके रिपीट करें, आप उनसे पूछिएगा, वो आपसे पूछेगा। इस तरह से पढ़ाई की जाती है। तो आप लोग कॉपी कलम जरूर रखें पढ़ने बैठे थे फ्रेंड्स, और जो प्रश्न आपको जिसमें कन्फ्यूजन लग रहा है, जिसमें लग रहा है कि हमें ये याद नहीं है, तो एक बार में आपको नहीं रहेगा, एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाए, उसको नोट कर लीजिए, 2-4 बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 41 को देखते हैं, क्या यहाँ पर हो गया था? टेलनेट दूरस्थ लॉगिन में मदद करता है। चलिए, सवाल नंबर 42 को देखिए। सवाल नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? 42 का विलुप्त प्राणी कौन है? तो विलुप्त प्राणी आपका हो जाएगा जो पर्वतीय बटेर है, वो अभी नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पर्वतीय बटेर है जो विलुप्त प्राणी है। अगला सवाल देखिए, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि रेल की पटरियों
पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती है, किस कारण से किए थे? तो देखिए इसमें जहां जिसमें आपका अभिकेंद्रीय बल वाला ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका राइट आंसर, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। ठीक है, इस पे जरूर ध्यान रखिएगा, इस टाइप का प्रश्न आएगा तो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी केंद्रीय बल के बाद से ही बताया था कि मौत कुआं जो में मोटरसाइकिल चलाता है उसमें अभिकेंद्रीय बल ही काम करता है। तो ज्यादा नहीं फ्रेंड्स, कम से कम एक ट्रिक्स के हिसाब से अभिकेंद्रीय बल जरूर याद रखिएगा कि रेल की पटरियों अपने वक्र पर किस कारण से बैक की गई होती है, तो अभिकेंद्रीय बल इससे भी पकड़ लीजिएगा ऑप्शन में। चलिए सवाल नंबर 44 को देखें। सवाल नंबर 44 ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तारत्व किस पे निर्भर करता है? तो आवृत्ति पे करता है ऑफकोर्स। 44 का क्या हो जाएगा? आवृत्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 45 नंबर सवाल को देखिए। 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस युग्म को का मिलान सही है? अब देखिए सही मिलान वाला है तो गेस करिए। कथक बिल्कुल गलत है। कथक कहाँ का है? तो आपका उत्तर प्रदेश का। याद करते चलिएगा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। भारतनाट्यम बिल्कुल गलत। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, अब हो गया आपका क्या चीज? कुचिपुड़ी। तो ऐसा ट्रिक बताएं कि कोई नहीं भूलते होंगे फ्रेंड्स। कुचिपुड़ी, कच्चा पूड़ी कौन खाता है? अंधा लोग खाता है। तो कभी जिंदगी में भूलिएगा मरते दम तक, अगर कहीं पूछ दे आंख मूंद कर करके सही मार के आइएगा। यही ट्रिक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कच्चा पूड़ी अंधा लोग खाता है, आंध्र प्रदेश का। तो ये तो सही हो गया। अब बताइए कथकली। तो कथकली ये जो क्या है? तमिलनाडु का है, बिल्कुल गलत है। कथकली जो आपको कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, यह जो कथकली केरल का। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको फ्रेंड्स। कथक हो गया उत्तर प्रदेश का। भारतनाट्यम कहाँ का हो गया? तो भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का हो गया। कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का हो गया। और कथकली जो कहाँ का हो गया? अभी मैंने बताया केरल का बताया। तो सवाल यहाँ से पूछ रहा था कौन सुमेलित है? तो कुचिपुड़ी वाला है जो आपका सुमेलित है। चलिए सवाल नंबर 46 को देखते हैं। सवाल नंबर 46 को देखते हैं कि संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के पूर्वी तट के निकट पाई जाती है? बहुत अच्छा सवाल है ये। 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के पूर्वी तट के निकट पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया। एक सवाल इससे संबंधित मेरा सेट में आया था फ्रेंड्स, प्रवाल भित्ति क्या है? तो देखिए प्रवाल क्या है? तो प्रवाल एक समुद्री जीव है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन दिया हुआ था स्थलीय जीव है, ठीक है, इस तरह से कुछ दिया हुआ था, वाह्य जीव है या तो समुद्रीय जीव है। तो प्रवाल है जो आपका समुद्रीय जीव का उदाहरण है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के पूर्वी तट के निकट पाई जाती है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 47 को देखिए। ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल बर्फीली पवन कहलाती है। चलिए इसका सभी का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स, जहां तक मुझे याद है सबको याद कर लीजिएगा, इससे प्रश्न हो सकता है पूछा जाए। 47 नंबर सवाल का क्या होगा? तो कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल बर्फीली पवन कहलाती क्या? तो बर्फानी तूफान कहलाएगी। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। शीतल हवा है, ठंडा हवा है। अब देखिए हरमटन के बारे में बता देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हरमटन देखिए, हरमटन है जो शुष्क पवन है और ये सहारा मरुस्थल में चलता है। याद रखिएगा, हरमटन कहाँ चलता है? सहारा मरुस्थल में। चिनूक का नाम आप लोग सुनेंगे तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ रॉकी पर्वत है, तो उसके जो पर्वतीय ढाल है वहाँ पर जो पवन चलता है शुष्क गर्म पवन, उसको चिनूक कहते हैं। ये भी जो है जो गर्म पवन है। हरमटन सहारा मरुस्थल याद रखिएगा चलने वाली है गर्म पवन है। उसके बाद चिनूक है जो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत ढलानों पर चलने वाली शुष्क पवन है। अब बच गया एक तो बोरा। तो बोरा जो है फ्रेंड्स ये भी आपका गर्म पवन है और कहाँ चलता है? तो यूगोस्लाविया में चलता है। यूगोस्लाविया में बोरा चलता है। देखिए सबका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, सबको याद रखिएगा। यहाँ सवाल था ध्रुव प्रदेश में चलने वाले शीतल बर्फीली पवन कौन कहलाते हैं? आंसर ए हो गया, हरमटन हो गया सहारा मरुस्थल, चिनूक उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के ढलान पर, बोरा हो गया यूगोस्लाविया में चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। अगला सवाल है आपके खमीर यीस्ट एक जटिल एंजाइम की क्रिया द्वारा किण्वन करता है जिसका नाम है खमीर, जिसे क्या कहते हैं? ईस्ट एक जटिल एंजाइम की क्रिया द्वारा किण्वन करता है जिसका नाम क्या है? अच्छा सवाल है 48 का। तो क्या कहते हैं इसे? जाइमेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जाइमेस कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 49 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया का वाहक है? चलिए एक सवाल हो सकता है पूछ दिया जाए, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न एक दो पूछा जाता है। तो कौन है? मादा एनोफिलिस मच्छर होता है ना मलेरिया का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट सवाल। इस वीडियो को मैं 50 बार रट करके बताया हूं फ्रेंड्स, इस सवाल को 50 बार मैं रिपीट किया हूँगा। उस ग्रंथि का नाम जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी है। देखिए मेरा वीडियो अगर आप लोग ने देखे होंगे तो इसका याद होगा फ्रेंड्स, आप सही आंसर कर दीजिएगा। क्या होगा? उस ग्रंथि का नाम बताइए जिसे बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों कार्यहानि। कौन सा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी है? क्या है? पीयूष है, यकृत है, थाइमस है या अग्नाशय है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं। यही ग्रंथि है जो अंतःस्रावी है, बहिःस्रावी, जहां से इंसुलिन का
इंसुलिन हार्मोन का आपका स्राव होता है। यकृत ग्रंथि के बारे में तो पहले आप लोग भी डिस्कस करके बता चुके हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, जहां से आपका पीतरस, ठीक है, यकृत से आपका पीतरस का स्राव होता है, और पीतरस का जमाव कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है, ठीक है। तो सब याद रखें। तो 50 प्रश्न था फ्रेंड्स जीके जीएस का। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स। इतनी मेहनत करते हैं, व्यूज़ बहुत कम आते हैं, बनाने में मन नहीं लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स मैं आपकी मदद के लिए एग्जाम तक डटे हुए हैं, आप लोग साथ बने रहिएगा, आप लोग का कॉमेंट जरूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए जो नया करंट अफेयर्स का है फ्रेंड्स, तो मैं तो प्रोवाइड करा रहा हूँ, और जो मेरा चैनल एक बनाए जिसपे सुबोध सर पढ़ाते हैं, उस पर बहुत कम रिस्पांस मिल रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग कृपया करके जाकर के उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनका भी हौसला बना रहे और वो ज़्यादा मेहनत करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहे। इसके अलावा फ्रेंड्स मेरा वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, जिसपे बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, सेपरेट करके दिया हुआ है, उस पर भी जाकर के आप पढ़ सकते हैं, कोई पैसा नहीं फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ फ्रेंड्स, आपका बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का लास्ट वीडियो होगा, पार्ट 2, तो उस तक उसका कर दिया हूँ। और एक बात है फ्रेंड्स कि देखिए जो आपका प्ले लिस्ट है उसमें सभी का मैं कैटेगरी वाइज बना दिया हूँ, उसमें आपका करंट अफेयर्स का है अलग बना दिया हूँ फ्रेंड्स, फिर फास्ट प्रैक्टिस सेट अलग बना दिया हूँ, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में भी जाकर के आप वीडियो जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।